देख रहे हैं जी बिजनेस, आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। प्लास्टिक बैन पर महा कंफ्यूजन, क्योंकि बैन लगे हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आम जनता समेत दुकानदारों और बैन लागू कराने वालों को भी ठीक से नहीं पता कि आखिर करना क्या है। कई चीजों पर अब भी स्थिति साफ नहीं है। ज्यादातर कारोबारी तगड़े जुर्माने के डर से प्लास्टिक थैली छोड़ कागज में पैकेजिंग कर रहे हैं। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में हालांकि किराना कारोबारियों को थोड़ी राहत दी गई है। एफएमसीजी और ई कॉमर्स कंपनियों की पैकेजिंग को लेकर भी ड्राफ्ट नियर में कड़ी शर्तें हैं। अगले आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। 2 हफ्ते से भी ज्यादा का समय हो चुका है जब महाराष्ट्र में यहां प्लास्टिक बैन हो चुका है, पॉलिथीन बैन हो चुकी है, बढ़ते हुए पोल्यूशन को देखते हुए, लेकिन उसके बावजूद कंफ्यूजन लगातार जारी है। महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन पर महा कंफ्यूजन चालू है। सरकार ने पहले सभी तरह की थैलियों पर पाबंदी लगाई। अब कारोबारियों के भारी दबाव और मुश्किलों को देखते हुए थोड़ी राहत की तैयारी हो रही है। नए ड्राफ्ट नियमों के तहत ग्रोसरी के थोक और रिटेल कारोबारियों को शर्तों के साथ थैलियों के इस्तेमाल की छूट होगी, लेकिन ग्रोसरी में क्या क्या चीजें आएंगी ये साफ नहीं है। साथ ही इसके लिए रिसाइकलिंग का इंतजाम भी करना होगा। ड्राफ्ट के नियमों के तहत 50 माइक्रोन से मोटी थैलियां ही इस्तेमाल में लाई जाएंगी, बशर्ते थैलियों पर मैन्युफैक्चरर का ब्यौरा, प्लास्टिक का टाइप, किस रेट पर वापस थैलियां खरीदी जाएंगी, ये प्रिंट होना जरूरी होगा। ऐसी थैलियों को बनाने वाले और रिटेल संगठनों को प्लास्टिक की रिसाइकलिंग और उनके डिस्पोजल का इंतजाम करना होगा। हालांकि ये मोहलत अभी 3 महीने के लिए ही होगी। बहुत सारे कंडीशन रखे हैं इसके लिए। जो छोटे दुकानदार हैं वो कंडीशन समझ नहीं पा रहे हैं। आम इंसान वो कंडीशन समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि उसने बोला कि तुम्हारा माल स्टोरेज करने के लिए रख सकते हो, लेकिन उसको दे नहीं सकते हो। दो तो बाय बैक करो, तो बाय बैक करना वो रिटेलर के बस की बात है ही नहीं। ड्राफ्ट नियमों के तहत रोजमर्रा के सामान बेचने वाली एफएमसीजी कंपनियों की पैकेजिंग भी प्रभावित हो सकती है। इससे शैम्पू, बिस्किट, नमकीन, टूथपेस्ट, हेयर कलर, टेट्रा पैक वाले जूस या दूध की पैकिंग पर भी असर पड़ेगा। कंपनियों के लिए शर्त है कि उन्हें खुद ऐसे प्रोडक्ट्स के प्लास्टिक खरीदने और रिसाइकलिंग का इंतजाम करना होगा। कंपनियां अगर 3 महीने के भीतर इस पर अमल नहीं करेंगी तो प्लास्टिक इस्तेमाल की पूरी पाबंदी लग जाएगी। इसी तरह कंज्यूमर ड्यूरेबल और ई कॉमर्स कंपनियों को भी प्लास्टिक और थर्माकोल के इस्तेमाल पर रिसाइकलिंग और उसके डिस्पोजल का जिम्मा उठाना होगा। दूध, जूस और कोल्ड ड्रिंक और उसके डिस्पोजल का जिम्मा उठाना होगा। दूध, जूस और कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों के लिए भी 200 मिलीलीटर तक की पीईटी यानी पेट बोतल की रिसाइकलिंग का रास्ता खोजना होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि प्लास्टिक के जो विकल्प हैं वो लोगों को कितना मुहैया है। इसके अलावा बात कानून पर अमल की भी है। दुकानदारों का कहना है कि पॉलीथीन का सस्ता विकल्प नहीं मिला है। विकल्प न होने से धंधे में नुकसान हो रहा है। मैन्युफैक्चरर को पैकिंग में छूट पर भी सवाल उठ रहे हैं। गलत तरीके से जुर्माना वसूली के आरोप भी हैं। कंपनी की पैकिंग पर रिटेलर से जुर्माने पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं सरकार प्लास्टिक बैन को पूरी तरह लगाने पर आमादा है। जिन्हें थोड़ी बहुत छूट मिली हुई है वो भी 3 महीने में खत्म हो जाएगी। राहुल कुमार, जी मीडिया, मुंबई। तो बैन लागू हुए 2 हफ्ते से भी ज्यादा का समय होने को आया है, लेकिन फिर रिटेलर्स हो या फिर आम आदमी हो, कंफ्यूजन उसे लगातार बना हुआ है। हम लगातार शिवसेना से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद चिंटू शेख, जो कि शिवसेना के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम कंफ्यूजन भी समझेंगे और हल निकालने पर क्या कुछ विचार है ये भी उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मेरे साथ 2 और खास मेहमान हैं। वीरेंद्र शाह है, प्रेसिडेंट है रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के, साथ ही साथ डॉक्टर विजय हब्बू एडवाइजर हैं पेस के। पेस एक पैकेजिंग एडवाइजरी बॉडी है, उसके एडवाइजर हैं डॉक्टर हब्बू। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी यहाँ पर राहुल भी जुड़ गए हैं। राहुल जो है वो इस समय यहाँ पर बीएमसी दफ्तर के बाहर, आप शायद राहुल आप हैं। वीरेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगी, 2 हफ्ते से भी ज्यादा का समय हो गया है, कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है क्योंकि रिटेलर्स नहीं समझ पा रहे हैं कि किन चीजों पर छूट है, किन पर नहीं है। एक तरफ ये कहा जाता है कि आप स्टोरेज में प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी ग्राहक को आप उस पॉलिथीन बैग में, उस प्लास्टिक बैग में कोई चीज डालकर नहीं दे सकते। क्या आपकी कोई बात हो पाई है यहाँ पर अथॉरिटीज के साथ? किसी तरह का क्लैरिफिकेशन आपने मांगा और आपको नहीं मिला?
देखिए, कंफ्यूजन तो काफ़ी सारे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से उनके अधिकारियों को भी पता नहीं होता है। जो इंस्पेक्टर जाता है दुकानों में उसको खुद को नहीं पता होता, जो इंचार्ज है मुंबई का ऑफिसर्स उनको नहीं पता होता। पूरे महाराष्ट्र में चारों ओर कंफ्यूजन है, क्योंकि कोई चीज़ रिलीफ होती है, कोई चीज़ रिलीफ नहीं होती है। रोज नई नई बातें आज आ जाती है। व्हाट्सएप के जरिए काफ़ी रूमर्स भी स्प्रेड हो जाता है, तो कंफ्यूजन काफ़ी है। लेकिन आपको बहुत क्लियरली बता दूं, जिस प्रकार से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकला है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है। सिर्फ इतना पता चला है कि किराना जो बाहर से माल लेते हैं वो उसको छोटे छोटे पैकेज में 50 माइक्रोन के ऊपर उनको प्लास्टिक की थैली में कस्टमर को घी, तेल, आलादी सभी चीज दे सकते हैं छोटे छोटे पैकेज में। उसका जो प्लास्टिक पे क्या लिखना ट्रांसपेरेंट, वो सारी चीजें बताई गई है। जो प्लास्टिक हमारा पीपी जो बैग बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग पैकेजिंग, उसके ऊपर क्या लिखना, ये सारी चीजें सरकार अभी स्पष्ट करेगी, क्योंकि प्रिंटर के साथ में बैठ के ये सारी चीजों का हल निकालना है। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि जो रिटेल के हमारे ग्राहक है, जो रिटेल दुकानों के हमारे मेंबर्स है, जो रेडीमेड गारमेंट्स है, दूसरा टॉयज है, इमिटेशन ज्वेलरी है, ऐसे करीबन 150 ऐसे प्रोडक्ट है जो हमारे दुकानों में रोज निकाले जाते हैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में से, और कस्टमर को दिखाया जाता है जी। अगर कपड़ा होता है तो ऑल्टर के लिए भेजा जाता है, और फिर वापस वही ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग में बारिश के दौरान देने के बाद कस्टमर को जाता है, क्योंकि बारिश नहीं आवे। ये चीज को प्राइमरी पैकेजिंग के अंदर छूट दे दी गई है काफी टाइम से, पहले दिन से। तो ग्राहकों को ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर हर एक दुकान में जाके बोलता है आप अपना कपड़ा प्लास्टिक की बैग में से निकाल के कस्टमर को देवे। लेकिन मैं ये समझता हूं अगर ये प्राइमरी पैकेजिंग में मैन्युफैक्चरर को छूट दे दी गई है तो निकालने की कोई चेष्टा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे को आता है मैन्युफैक्चरर की ओर से वैसे ही हमारे को ग्राहक को देना है। और ये एक प्लास्टिक प्रोटेक्शन, एक हमारे प्रोडक्ट को सेफ रखना है बारिश के दौरान, या फिर कोई डस्ट नहीं जावे, इसके लिए ये प्लास्टिक पैकेजिंग होता है। वो एकदम रिसाइक्लेबल होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर हबू, एक बात लेकिन मल्टी लेयर जो प्लास्टिक है ब्रांडेड, उसको बैन किया गया है। हाँ, ठीक है, आई विल कम टू यू। डॉक्टर हबू, एक बात तो साफ है, चलिए बीएमसी शिवसेना जिसने कदम उठाया है, पीठ खूब थपथपाई जा रही है, बहुत कुछ कहा जा रहा है कि आपने अच्छा कदम उठाया। सर, पिछले साल अक्टूबर में शिवसेना का कहना है कि पिछले साल अक्टूबर में हमने ये बात कही थी कि हम प्लास्टिक को बैन करेंगे। पिछले महीने की 23 तारीख को बैन लागू भी कर दिया गया। इतने महीनों में जो काम शायद बहुत ही सही तरीके से, स्टैंडर्डाइज तरीके से हो सकता था, पहली चीज वो काम नहीं हुआ। लोगों में अभी भी पूरी तरह से क्लैरिटी इस बात को लेकर नहीं है कि वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर कोई ऑल्टरनेट बीएमसी ने यहाँ पर तैयार किया भी है तो वो ऑल्टरनेट कहाँ अवेलेबल है और मैं उसे कैसे इस्तेमाल करूं, ये एक आम नागरिक होने के नाते भी मुझे ढंग से नहीं पता है। आप क्या कहेंगे सर इस पर? ये बात तो सही है कि करीबन सितंबर अक्टूबर में सरकार की तरफ से ये तो बयान आया था कि वो बैन करना चाहते हैं, पर लोगों में ऐसा रहता है ना, कई बार जो एक आध दूसरे बयान आते हैं वो ध्यान में नहीं आते हैं, क्योंकि सरकारें कई बार कई बयान करते रहती है, वो कितनी मात्रा में सीरियस है पता नहीं चलता। तो जब 23 जून को 10 दिन पहले, 8-9-10 दिन पहले जब ये बात आ गई, तब लोग जाग के जगे। ये बात सही है। तो लोगों में जितनी मात्रा में जो अवेयरनेस आनी चाहिए थी वो अभी अभी आ गई है। और होता क्या है ऐसे मामलों में, दिस इज अ पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का ये मामला है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कानून दिखा के या डेट्स दिखा के, रिकॉर्ड दिखा के 30 तारीख को मैंने ये किया था, 3 तारीख को ये किया था, 4 तारीख को ये, जब यदि सोशल मूवमेंट इतनी बड़ी पैमाने पे यदि चीज आने वाली है, और बात किस बात की कर रहे हैं हम लोग, प्लास्टिक चीजों की जो अपनी जिंदगी में इतनी भिनी हुई है, बिल्कुल सर, कि उसको यदि आप अचानक से कह देंगे कि लोगों को अचानक लगता है, सरकार की नजर में तो काफी दिन हुए, पर ये तो काफी इट्स रेवोल्यूशन, तो इसमें समय देना पड़ता है, क्लैरिटी आनी पड़ती है। इसमें पिक्टोरियल के साथ यदि लोगों को समझाते हैं कि ये सही है ये नहीं है, यदि पिक्टोरियल्स यदि सरकार पब्लिश करती है तो कई मायने में ये क्लैरिटी आ सकती है।
दूसरी बात, अभी बात तो करते समय बात प्राइमरी पैकिंग सेकेंडरी पैकिंग की बात ये हो गई। इसमें दो समस्याएं आती है। ये जो शब्द यूज करते हैं लोग, प्राइमरी पैकेजिंग सेकेंडरी पैकेजिंग, उसका एक्चुअली वो सही मायने में वो उनको अर्थ समझते नहीं है। टेक्निकली उसके अलग अर्थ रहते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग मतलब जो पैकेजिंग जो कंटेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है उसे प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। शर्ट के साथ जो चिपका हुआ प्लास्टिक है उसको प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। ये प्राइमरी पैकेजिंग में मायने नहीं रखता है कि वो पहले फैक्ट्री में किया था या दुकानदार ने किया था। ये मायने रखता है कि प्राइमरी पैकिंग मीन्स इज इट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंटेंट। तो यदि वो डायरेक्ट कॉन्टेंट इन कंटेंट है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंटेंट्स, वो प्राइमरी ही कहलाएगा। Whether it is done first time, second time, third time, that is a different words have to be used. Packaging, repackaging या multiple packaging. चूंकि सरकार ये वर्ड्स अलग अलग भाषा में यूज करती है, वो एक अपना एक नया कंफ्यूजन उसमें जोड़ देता है। मैं एक छोटा सा मुद्दा और कहता हूं कि यदि किराना दुकानों के लिए वगैरह ये अभी मोहलत दी गई है कि रिपैकिंग करने के लिए 50 माइक्रोन की ज्यादा थैली में, मोटी थैली में, ठीक है, पर ये नोटिफिकेशन का टाइटल क्या है पता है? 6 चीजें उसमें बैन की है। मैन्युफैक्चरिंग, यूसेज, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इस तरह के 5-6 चीजें चीज की है। तो अभी यदि मेरी एक फैक्ट्री है जो प्लास्टिक फिल्म बनाने वाली है 50 माइक्रोन से ऊपर, जो कि मैं नहीं यूज करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू सप्लाई इट टू किराना वालों के लिए जी। तो यदि मैं मैन्युफैक्चरिंग पे आज रोक है या नहीं, ये क्लैरिटी नहीं है। और ये मैं मेरी फैक्ट्री से मैं किराना दुकान की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, तो क्या ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन मुझे पकड़ा जाएगा? ठीक है। डॉक्टर हबू मेरे साथ चिंटू शेख जुड़ गए हैं, लीडर है शिवसेना के, और भी कई नेताओं को हमने फोन करने की कोशिश की लेकिन किसी ने आकर हमसे बात नहीं की। चिंटू शेख जी जुड़ गए हैं, लीडर है शिवसेना के। मिस्टर शेख, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए तैयार हुए। सर, मुझे एक बात बताइए कि 23 तारीख को आपने महाराष्ट्र में बैन लागू तो कर दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्लैरिटी अभी भी नहीं है, आम जनता को नहीं है, रिटेलर को नहीं है। आपने जो ऑफिसर्स बीएमसी के लगाए हैं यहाँ पर करीब 250 ऑफिसर्स जो फाइन चार्ज कर रहे हैं, उन्हें भी क्लैरिटी नहीं है। देखिए, क्लैरिटी का सवाल ये है कि क्लैरिटी धीरे धीरे आ जाएगी। बंद है, बंद के ऊपर से हम लोगों ने जो निकाला है, जो लोग 250 ऑफिसर है, वो सब लोगों को मालूम है किस चीजों पे बंद है और किस चीजों पे बंद नहीं है। और ये पर्यावरण का विषय है। मैं शिव व्यापारी सेना, शिवसेना की जो व्यापारी विंग है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, और हम लोग खुद व्यापारियों ने इसका स्वागत किया है, क्योंकि आने वाला कल आप बोलिए। शेख साहब सुनिए, स्वागत सबने किया है, स्वागत हम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपकी तैयारी पूरी नहीं थी? सर, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, आपने ऑल्टरनेट क्या दिया? मेरे साथ इस समय वीरेंद्र राय है, रिटेलर है, ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, जिनका खुद ये कहना है कि मुझे नहीं पता है, जो ऑफिसर फाइन करने आ रहा है उसे तक क्लैरिटी नहीं है। आप कह रहे हैं बैन लागू हो गया, धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी। क्लैरिटी देखिए, वीरेंद्र भाई मुंबई में उनसे मिला था, इस संबंध में उनके प्रोग्राम में भी गया था। वीरेंद्र भाई से हमारी मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे अभी जो पैकिंग का मटेरियल है और जो प्लास्टिक पॉलीथीन 2012 में पॉलीथीन बैग के ऊपर 20 माइक्रोन 50 माइक्रोन का जो बंद हुआ था 2012 से हुआ, और अभी धीरे धीरे सब लोगों तक मालूमात आ जाएगी। रहा सवाल जो ऑफिसर ट्रेन है, बीएमसी के ऑफिसर ट्रेन है, ऑलरेडी उनको ट्रेनिंग दी गई है, और जिन लोगों को पता नहीं, वो उनकी भूल है, उनको पता नहीं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर, छोटे छोटे किराना दुकानों पे जो बीएमसी के लीडर्स, ये बीएमसी के जो ऑफिसर्स जा रहे हैं ना, यकीन मानिए उन्हें नहीं पता है। सबसे पहले तो आप उनकी ट्रेनिंग पूरी कराइए। दूसरी चीज ये कि सर, इतना समय अगर आपके पास था, अक्टूबर में आपने घोषणा की कि जून के अंत तक हम प्लास्टिक बैन कर देंगे, तो क्या फेजेस में नहीं होना चाहिए था? आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर दूसरी स्टेट्स थी, सिक्किम एक एग्जाम्पल के तौर पर था आपके पास। नहीं मानते, हम मानते किधर हमारी भूल हुई होगी, किधर हम कमी पर पड़े होंगे, मगर हम ये क्लैरिफाई कर देंगे। जो भी क्लैरिटी है वो क्लैरिटी बहुत जल्दी आ जाएगी। शेख साहब, बैन लागू होने के बाद आप क्लैरिटी नहीं ला सकते हैं सर। आपके पास भी करीब 8 महीने का समय था, यानी कि आपकी तैयारी पूरी नहीं थी। नहीं, तैयारी तो पूरी है, तैयारी पूरी है, मगर सर तैयारी पूरी होती तो ऑल्टरनेट देते ना आप। अल्टरनेटिव तो आ रहा है ना, हम लोग सैंपल्स दे रहे हैं सब जगह। कहाँ दे रहे हैं सर? अलग अलग जगहों पर हम लोग कर रहे हैं। हम लोग खुद सेमिनार ले रहे हैं, हम लोग व्यापारियों को आके बोल रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं है। और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि रिसाइकल
रिसाइकल प्लास्टिक कोई अलाउड है, कोई नहीं अलाउड है, उसके अंदर क्लैरिफिकेशन बाकी है, कौन सी चीज अलाउड है कौन सी नहीं। और बहुत जल्दी हम इसके ऊपर क्लियर होगी। कोई भी देखिए, कोई भी बंदी लाएंगे, कोई भी रेस्ट्रिक्शन लाएंगे तो पब्लिक को उसको आजमाने के लिए, उसको मालूमात होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है हर चीज के लिए। शेख साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूं। जब भी किसी तरह का बैन लागू होता है परेशानी होती है, लेकिन क्या आपको शुरुआती लेवल पर ही उसे नहीं रोक देना चाहिए था? क्या जो कंपनियां ये छोटी पॉलीथीन बैग्स बनाती हैं जिन्हें हम सब्जी खरीदने जाते हैं, कोई बाजार से किराने की दुकान से कोई सामान खरीदते हैं, आपको तो वहीं पर फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए था। तो ले रहे हम सब जगह ले रहे, हम छोटे मोटे इसमें भेदभाव नहीं कर रहे। जो भी लोग कर रहे हैं, हमें भी दिक्कत हो रही है, हमें भी दिक्कत हो रही है। हम भी व्यापारी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे भी व्यापारी बहुत नाराज है। हाँ। और हम धीरे धीरे उनको हम बता रहे हैं सर जल्दी करना होगा, ज्यादा धीरे धीरे करेंगे तो जनता आपसे नाराज हो जाएगी। जिसको जनता नाराज हो जाएगी बीएमसी और से। जितने भी लोग इसमें व्यापारी हमसे पीड़ित होंगे, जिसको भी परेशानी होगी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, मगर ये पर्यावरण के हित में, अपना भविष्य। शेख साहब बिल्कुल पर्यावरण के हित में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, लेकिन आपको जल्दी कोई कदम उठाना होगा, नहीं तो जनता आपसे नाराज हो सकती है। राहुल मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? जो बात वीरेन ने यहाँ पर कही, जो बात चिंटू शेख यहाँ पर कह रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। द ग्राउंड रियलिटी इज, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उन्हें विकल्प के तौर पर दूसरी चीज कहाँ मिलेगी, फिर चाहे रिटेलर हो या फिर आम आदमी हो। चलिए, आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, मुंबई में आज काफ़ी बारिश हो रही है। हम बाहर इसलिए खड़े हैं कि आपको दिखा पाएँ कि कैसे प्लास्टिक बैन हो चुका है, मगर जो छोटे छोटे रिटेलर हैं, जो सब्जी वाले हैं, जो फल वाले हैं, आप देख सकेंगे कैमरा में, उनको फल को ढकने के लिए, सब्जियों को ढकने के लिए भी वो प्लास्टिक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब यही है कि अभी तक तैयारी बिल्कुल पूरी नहीं थी, प्लास्टिक का कोई ऑल्टरनेट अभी तक दिया नहीं गया था रिटेलर्स को। हमारे साथ ऐसे ही एक रिटेलर है, आइए इनसे समझते हैं कि आपको कुछ रियायत भी दी गई है, क्या आपको इस बात की जानकारी है? और इस बात की जानकारी है तो इसे आप कितना सही मानते हैं? जो जानकारी है, वो जो रियायत दी गई है वो सही रियायत नहीं है, क्योंकि एक आम रिटेलर वो सब शर्तें कंडीशन पूरी कर नहीं सकते हैं, और उसके लिए और भी जानकारी और भी ज़्यादा वो एडवर्टाइज उसको करना पड़ेगा। छोटे मज़ेले व्यापारी को समझाना पड़ेगा कि ये बाय बैग कैसा करना है, कि कौन से गैस का थैली वापरना है, क्या वापरना है, कौन सी चालू है, कौन सी बंद है। उसके लिए कोई भी मीडिया में या न्यूज़पेपरों में कोई उसका विवरण खुलासे से नहीं है। तो इनका यही कहना है कि जो बीएमसी की तरफ से भी क्लैरिटी नहीं दिया गया है। बीएमसी भी मीडिया के भरोसे है पूरी तरह से कि और बीएमसी से अगर हम बात करने जाएं तो काफ़ी मुश्किल होती है उन तक पहुँचने में। हम लगातार 2 दिन से प्रयास कर रहे हैं बीएमसी को भी ट्रैक करने का, ताकि उनसे उनका पक्ष जान सके क्या बैन है, क्योंकि क्लैरिटी डेली नहीं आ रही है। और जब तक क्लैरिटी इन रिटेलर्स के पास पहुंचती है तब तक वो क्लैरिटी चेंज हो जाती है। राहुल, मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे आउटलेट्स ऐसे बनाए गए हैं, बीएमसी का कहना है कि हमने आउटलेट्स बनाए हैं जहां हम आपको ऑल्टरनेट दे रहे हैं, जूट बैग्स दे रहे हैं। कुछ आपको पता है कहां पर ये बनाए गए हैं, कैसे अवेलेबल है? क्या रिटेलर्स को ये जानकारी है? रिटेलर से पूछते हैं, रिटेलर से ही पूछते हैं, क्योंकि इन्हें ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पूरे प्लास्टिक बैग की। तो आइए इनसे समझते हैं। बीएमसी का दावा है कि अलग अलग जगह में ऐसे कलेक्शन सेंटर्स बनाए गए हैं जहां से आप प्लास्टिक एक्सचेंज कर सकते हैं, या आसपास के इलाके में कहीं ऐसा कोई कलेक्शन सेंटर है, एक्सचेंज सेंटर है? नहीं, कोई कलेक्शन सेंटर नहीं है, कोई भी जानकारी के लिए कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं है। वहाँ जाते हैं तो वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिलता है। वो बोलते हैं हमारे पास ही क्लियरेशन नहीं है, तो हम आपको क्या समझाएं? राहुल ठीक है, राहुल ये एक्सचेंज नहीं है, बल्कि ये सेंटर्स बनाए गए हैं कि अगर किसी को जूट बैग खरीदना हो तो वो वहाँ जाकर खरीद सकता है। खैर, मैं आपको मुंबई की बात बता रही थी, बस सोचिए पूरे महाराष्ट्र में ये बैन है। अगर मुंबई में हाल ये है कि किसी को नहीं पता है कि कहां पर ये सेंटर्स हैं, बीएमसी के अधिकारी खुद कंफ्यूज नजर आते हैं, तो सोच लीजिए कि पूरे महाराष्ट्र की यहां पर क्या स्थिति होगी। डॉक्टर हबू, आई कम टू यू नाउ। सर, अब ये कहा जा रहा है कि प्लास्टिक बैन में आगे जाकर जब एफएमसीजी कंपनियां जुड़ेंगी तो जो शैम्पू के पाउच होते हैं, बिस्किट, नमकीन जिस तरह से पैकेट्स में होते हैं, इन्हें कंपनियों को, एफएमसीजी कंपनियों को 3 महीने का समय दिया गया है इस नए नोटिफिकेशन के तहत, और उसके बाद इनको रिसाइकल करने के प्रोसेस पर काम करना होगा, अदरवाइज 3 महीने के बाद इसे भी बैन कर दिया जाएगा। सर, क्या पॉसिबल है इन्हें रिसाइकल करना? फिर चाहे वो मेरा टूथपेस्ट किसी पैकेट में जो है वो हो, शैम्पू का पाउच हो, शैम्पू की बॉटल्स हो, बिस्किट का पैकेट हो, इज इट पॉसिबल टू रिसाइकल देम?
यस, द आंसर इज यस। Okay. कोई भी चीज जो प्लास्टिक से जुड़ी हुई है वो रिसाइकल हो सकती है, बिकॉज उसका नाम ही है थर्मोप्लास्टिक। ओके। जैसा मैं कई बार कह चुका हूं कि एक सिंगल प्लास्टिक जो पानी की जो बोतल रहती है सिंगल प्लास्टिक की रहती हो तो बिल्कुल बहुत बड़ी आसानी से वो रिसाइकल हो सकती है। जो टूथपेस्ट का आपने जिक्र किया उसमें मल्टीपल प्लास्टिक रहते हैं, उसके लिए मल्टी प्लास्टिक मल्टी लेयर कहते हैं। सारे लेयर यदि प्लास्टिक के हैं तो फिर भी उसमें कोई रिसाइकलिंग के लिए दिक्कत नहीं आती है। थोड़ी कठिनाई कहाँ आती है, जब मल्टी कंपोनेंट रहते हैं जिसमें एल्यूमिनाइज मेटलाइज रहते हैं, वहां के जो मटेरियल रहते हैं वहां दिक्कतें आ सकती है। असंभव नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, कलेक्शन में। यदि चीजें कलेक्ट होती है तो उसको रिप्रोसेस करना इतनी चैलेंज नहीं है जितना कलेक्शन चैलेंज है जी। अच्छा, ये जो सिंगल प्लास्टिक वाली चीजें है जैसे बोतल है, वो आमतौर पे कोई भी रिसाइकलर कर सकता है बिकॉज उसमें कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगती। पर ये जो मल्टी कंपोनेंट प्लास्टिक रहते हैं जैसे कि कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई वेफर्स के चिप्स के जो पैकेज रहते हैं जी, उसमें एक तो 2-3 तरह के प्लास्टिक रहते हैं और उसके अंदर भी एक मेटलाइजेशन भी रहता है। हाँ। जो कि जरूरी रहता है अपने वो नमा, मतलब वो सॉफ्ट ना हो जाए, चिप्स अपने कुरकुरे रहे, इसलिए वो उसकी जरूरत भी रहती है। तो ये कि वो कुछ गलत कारण से नहीं है वहां पर, उसको फंक्शनल कारण है, पर उसके कारण रिसाइकलिंग में थोड़ी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, असंभव नहीं है। कलेक्शन इज द मेन प्रॉब्लम, नॉट रिसाइकलिंग। ठीक है, मेरे साथ पिरूज खंबाटा जुड़ गए हैं, चेयरमैन है रसना प्राइवेट लिमिटेड के। थैंक यू सो मच पिरूज, आप थोड़ा देर से हमारे शो में जुड़े। मैं अभी डॉक्टर हबू से यही बात कर रही थी कि जो प्लास्टिक है, अब महाराष्ट्र में जो प्लास्टिक बैन पर नोटिफिकेशन है उसे ये कहता है कि 3 महीने का समय है आपके पास, खासतौर पर एफएमसीजी पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए 3 महीने का समय है, आप उसमें रिसाइकल प्रोसेस कर लीजिए, अदरवाइज उसके बाद जो भी आप प्लास्टिक में चीजें बेचेंगे अगर वो रिसाइकल नहीं होगी तो हम उसे बैन कर देंगे। सर, मैं ये बात जानने में इंटरेस्टेड हूं कि जो रिसाइकल का प्रोसेस है उसमें भी कंपनियों का खर्चा आएगा, तो क्या आप मुझसे ज्यादा चार्ज करेंगे एज अ कंज्यूमर? डू आई हैव टू पे मोर? पहली आपकी बात, नो यू डोंट हैव टू पे मोर। पर मेरा ये सजेशन रहेगा कि कोई भी ऐसी चीज करने के पहले एनवायरनमेंट की जगह से जो भी स्टेप लेने चाहिए, इंडस्ट्री उसके साथ है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ये नहीं चाहता कि एनवायरनमेंट बिगड़े, और मैं हमेशा मानता हूं कि अपना इंडिया का ग्रोथ सस्टेनेबल होना चाहिए। वी कांट बी हैविंग द मॉडल ऑफ अमेरिका एंड यूरोप इन 60s एंड 70s नॉन सस्टेनेबल ग्रोथ। पर ये जो बैन कल्चर गलत है, और वो भी बैन करके थोड़े टाइम में बोलना ये चेंज कर दो, बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज कोई भी चीज में टाइम लगती है, समझाने में टाइम लगती है, उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगती है, और आज इंडस्ट्री भी रिस्पॉन्सिबल है। हम ये नहीं कह रहे कंज्यूमर को ज्यादा पैसा दो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम भी गवर्नमेंट के साथ मिलके एक प्रॉपर रिसाइकलिंग इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, और उसको टाइम लगेगा और एक ऑल्टरनेट देना पड़ेगा। आपके शो में बात हो रही है, तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को ये सब चीज को धीरे से करना चाहिए और एडिक्वेट टाइम देना चाहिए, और साथ साथ में कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन करने की जरूरत है। क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो खाली रिसाइकलिंग नहीं है, कंज्यूमर अवेयरनेस भी है। ठीक है, मेरे पास 2-3 सवाल है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि शिवसेना बीएमसी ये कहती है कि हमने तो अक्टूबर में कह दिया था कि 6-8 महीने बाद हम यहाँ पर प्लास्टिक बैन करने वाले हैं। आपको लगता है कि इतना समय खुद बीएमसी के पास भी था, शिवसेना के पास था, और अगर सही तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से एक-एक कदम आगे बढ़ाते तो शायद ये बैन उतना मुश्किल नहीं होता? दे कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल रिटेलर्स टू द हाउसहोल्ड टू द एफएमसीजी कंपनीज, तो शायद इतना मुश्किल नहीं होता जितनी कंफ्यूजन आज हो रही है। नहीं, मैंने अभी बताया कि आज फॉरेन में भी कोई भी लागू होता है, जैसे कि हम लोग फॉरेन में माल भेजते हैं, फॉरेन में कोई एडिटिव चेंज होता है कि भाई XYZ एडिटिव नहीं अलाउ, तो 1 साल की नोटिस देते हैं, 1 साल के पहले देते हैं नोटिस कि ये डेट के बाद ये एडिटिव नहीं अलाउड होगा, आप प्लीज 1 साल में चेंज कर दो, और ये एडिक्वेट नोटिस दी जाती है। वो एडिक्वेट नोटिस नहीं है। नंबर 2, ये लोग ये भी स्टडी करते हैं कि इसका ऑल्टरनेट है कि नहीं है जी। हर चीज का ऑल्टरनेट भी होना चाहिए ना जी।
और इसीलिए ये चीज को थोड़ा दोनों तीन मुद्दे हैं ये चीज के जो मैं समझाने की ट्राई कर रहा था। मेरे को 1 मिनट दे दो, मैं समझा दूंगा। नंबर 1, एनवायरनमेंट को रखने के लिए कंज्यूमर हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। आज काफी कंज्यूमर है, जैसे कि हम लोग नारियल पीने जाते हैं, हम लोग स्ट्रॉ में नारियल पीते हैं। मैं सालों से स्ट्रॉ में नारियल नहीं पीता हूं, मेरे लिए वो स्ट्रॉ में नारियल पीना अनहाइजीनिक है। मैं तो काट के पीता हूं, वो मेरे लिए ज्यादा फ्रेश लगता है मेरे को। तो कंज्यूमर की आदत चेंज करनी पड़ेगी। कंज्यूमर छोटी चीज खरीदे जाते कि मेरे को ठेली दे दे बाबा, ठेली नहीं चाहिए। तो सिंगल यूज प्लास्टिक तो एक ऐसी चीज है जिसमें कस्टमर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसको मत यूज कर। सेकंड, कस्टमर उसको कहीं भी डाल देगा, और कहीं भी डाल देगा तो एनवायरनमेंट को वो चौक ही करेगा ना, गटर को। कस्टमर को वो प्लास्टिक को सही जगह पे डालना है, सेग्रीगेट करना है, बच्चों को सिखाओ। हमने स्वच्छ इंडिया में, हमारी ट्रस्ट ने, फाउंडेशन ने बच्चों के लिए वेस्ट बिन दिए कि सेग्रीगेट, स्कूलों में जाके सीखे कि कैसे कौन सा रिसाइकल रेट को सेग्रीगेट किया जाता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज भी सबसे नंबर 1 चीज है। नंबर 2 चीज है कि एक साइंटिफिक एनालिसिस के कौन सा प्लास्टिक को चेंज कर सकते हैं। अब मेरी खुद की एग्जांपल लेते हैं। हम लोग एक कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं, वो पहले बनाते थे 1+3 डाइल्यूशन। हमने कहा कि नहीं, अभी 1+6 डाइल्यूशन बनाते, तो प्लास्टिक आधा यूज हो गया। तो ऐसे कस्टमरों के साथ बैठ के कैसे रिसाइक्लेबल ज्यादा प्लास्टिक बनाया जाए, तो ये पूरी टेक्निकल चीज के लिए टाइम देना पड़ेगा कि इंडस्ट्री भी कुछ टेक्निकल इनोवेशन कर सके। और थर्ड ये बात आई रिसाइकलिंग की कि कैसे मैक्सिमम रिसाइकलिंग कर सके, जिसमें इंडस्ट्री भी चाहती है कि हम भी साथ में गवर्नमेंट के रिसाइकलिंग करें। पर एक चीज याद रखिए, रिसाइकलिंग खाली इंडस्ट्री की जिम्मेदारी नहीं है, वो म्युनिसिपैलिटी की भी जिम्मेदारी है। आज हम ये नहीं कह सकते कि हर रिसाइकलिंग जो प्रोड्यूसर है करेगा। आज म्युनिसिपल हमसे टैक्स लेता है, म्युनिसिपैलिटी को क्यों टैक्स लेता है? गार्बेज कलेक्शन और डिस्पोजल का भी टैक्स में होता है ना, हम सब म्युनिसिपल टैक्स भरते हैं, क्यों भर रहे हैं हम लोग? तो दे कैन नॉट बी शिफ्टिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग टू इंडस्ट्री। उसमें म्युनिसिपैलिटी को भी आगे आना पड़ेगा, इंडस्ट्री भी आगे आएगी, और इसको प्रॉपर्ली सेग्रीगेशन वेस्ट आएगा। और ये सब तीनों चीज जब होती है तब उसको टाइम देना पड़ेगा। और बैन भी कैसा होना चाहिए? वॉलंटरी बैन, कि आप फाइन मत करो, लोगों को टाइम दो, लोगों को नोटिस दो। सीधे लोगों को जाके आप फाइन करोगे, उसका मिसयूज होगा, वो लोग को हैरानी होती है। आप कैसे फाइन कर सकते हो? थोड़ा टाइम दो, 3 महीना बोलो, हम नोटिस इश्यू करेंगे, रेड कार्ड होगा, येलो कार्ड होगा। उससे पहले ना ये मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, मेरे साथ ना शिवसेना के लीडर थे चिंटू शेख, जिनका ये कहना था कि धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने उन्हें कहा कि सर, आपकी तैयारी पूरी नहीं थी, लोगों को क्लैरिटी नहीं है। अभी भी अगर आप आम आदमी से मुंबई में जाकर पूछो, उसे ऑल्टरनेट बहुत मुश्किल से समझ में आता है, क्योंकि बारिश का समय है, बहुत हद तक वो पॉलिथीन पर डिपेंड भी करता है। रिटेलर्स का भी कहना है, हाँ, रिटेलर्स का भी कहना है कि देखिए, अपने प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए हम पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हैं। अभी डॉक्टर हबू ये कह रहे थे कि मैं जब कह रही थी उन्हें कि सर, क्या पॉसिबल है एक पैकेट को, चिप्स के पैकेट को, बिस्किट के पैकेट को, शैम्पू के पाउच को रिसाइकल करना, तो उन्होंने वो पूरा प्रोसेस बताया कि हाँ पॉसिबल है, बट इट टेक्स टाइम, इट इज लिटिल डिफिकल्ट, यू नो, दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, जो बात आपने कही कि बीएमसी इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन में ये बात आती है कि एफएमसीजी सेक्टर को खुद यहाँ पर रिसाइकल प्रोसेस देखना है, सर आपको लगता है ये पॉसिबल है अकेले एफएमसीजी सेक्टर के लिए करना? क्योंकि वो कलेक्शन इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, हाउस होल्ड से जाकर कलेक्शन करना या फिर उस पूरे प्रोसेस को। आपको बोला कि मैं आपको एक सेकंड आपका चाहूंगा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग रेस्ट विद द म्युनिसिपैलिटीज, बिकॉज हम उनको टैक्स दे रहे हैं, दैट इज देयर प्राइमरी रोल, and they cannot adjudicate that role to the companies. क्या सर आपने महाराष्ट्र सरकार को ये बात कही? आपसे सजेशन लिया गया, आपसे बात हुई, आपने ये सजेशन दिया? ये चीजों अभी देखो, ये काफी चीजें होती है, इसके काफी चीजों के सजेशन दिए जाते हैं। इंडस्ट्री ने तो बहुत हुई है, जैसे कि पहले तो पीईटी बॉटल को भी बैन कर दिया था। पीईटी बॉटल वाज बैंड, 500 ml से छोटी वाली बॉटल बैन की थी। इंडस्ट्री ने बहुत सजेशन दिए, आई हैव सीन दोस सजेशन कि भैया इसमें नहीं हो सकता। व्हाट हैज बीन अग्रीड इज, ऑफ कोर्स, एंड आई एम स्टिल अबाइडिंग बाय इट, इंडस्ट्री विल फुल्ली हेल्प, इंडस्ट्री विल कोऑपरेट, इंडस्ट्री विल फाइनेंस आल्सो। थैंक यू सो मच मिस्टर खंबाटा।